दोस्तों, आईपीएस मैडम भिखारन का भेष बनाकर भीख मांगती हुई डीएम साहब के घर पहुंची। जिस घर में चल रहा था 2 नंबर का काम और भ्रष्टाचार, और आईपीएस मैडम उस घर में जाकर खाना मांगने लगी। फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से। आप अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो। आपका नाम और पता मेरे लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, आपका नाम और पता मुझे पढ़कर बहुत खुशी मिलती है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी रोमांचक कहानियां आने वाली हैं। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों। चिलचिलाती धूप थी, सड़कों पर जैसे अंगारे बिछे हों, मगर वह औरत उसी तपती जमीन पर नंगे पांव चली जा रही थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, बाल उलझे हुए, चेहरा धूल से सना हुआ और हाथ में एक पुराना कटोरा। कोई देखे तो कहे भिखारण है, भूख से बेहाल, जीवन से थकी हुई। मगर असलियत कुछ और थी। वह कोई आम औरत नहीं थी। वह थी आईपीएस रागिनी सिंह, देश की सबसे तेज तर्रार और ईमानदार अफसरों में से एक। मगर आज वह वर्दी में नहीं थी। आज वह अपने पद और पहचान को छोड़ समाज के सबसे निचले पायदान पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि उसे उस अंधेरे को करीब से देखना था जिसे ऊपर बैठे लोग रोशनी का नाम देते हैं। 3 दिन हो चुके थे रागिनी को इस भेष में रहते हुए। वह शहर के सबसे पौश इलाके में स्थित उस बंगले के बाहर भीख मांगती थी जो जिलाधिकारी साहब यानी डीएम रजनीश वर्मा का था। बाहर से देखने पर वह बंगला किसी राजमहल से कम नहीं था। सफेद दीवारें, ऊंचा गेट, अंदर जाती काली चमचमाती गाड़ियां और हर वक्त बंद रहता मेन दरवाजा। रागिनी ने पहली बार उस बंगले को तब देखा था जब उसे एक गुप्त सूचना मिली थी कि वहां से अफीम, नकली दवाइयों और 2 नंबर के पैसे का बड़ा खेल चल रहा है। मगर कोई भी सबूत नहीं था। जो भी जानता था वह या तो डर गया था या हमेशा के लिए गायब कर दिया गया। इसलिए रागिनी ने तय किया कि वह इस खेल को अपनी आंखों से देखेगी। हर सुबह वह उस गली में आ जाती जहां बंगला था, झुकी हुई कमर, कांपते हाथ और करुण आवाज में खाना मांगती। कुछ लोग दया करके 2 रोटी थमा देते, कुछ ताने मारते और कुछ तो सीधे भगा देते। लेकिन वह सब सहती रही, क्योंकि उसकी नजरें उस गेट पर थीं जहां से हर रात 2-3 अनजान लोग घुसते थे और सुबह सुबह लौटते थे। तीसरे दिन की सुबह बंगले का पिछला दरवाजा थोड़ा खुला दिखा। रागिनी को संदेह हुआ, क्या कोई अंदर गया है या बाहर आया है। उसने वहीं पास की झाड़ी के पीछे छिपकर देखा। अंदर से 2 आदमी निकले। एक के हाथ में प्लास्टिक के ड्रम थे और दूसरे के पास एक ब्रीफकेस। दोनों के चेहरे पर मास्क थे, मगर चाल से अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह कोई आम नौकर नहीं है। रागिनी ने जेब से अपना छोटा सा कैमरा निकाला, जो उसने कटोरे में ही छुपा रखा था। उसने तस्वीरें खींची और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। बॉस कह रहे हैं अगली खेप 2 दिन में जाएगी, तैयार रहना, एक आदमी बोला। और डीएम साहब की मीटिंग कल रात है, वीआईपी लोग आएंगे, खास इंतजाम करना पड़ेगा, दूसरे ने जवाब दिया। रागिनी की धड़कनें तेज हो गईं। अब तक जो सिर्फ शक था वह अब हकीकत बन रहा था। उसी शाम रागिनी ने खुद को पूरी तरह भिखारण की तरह रंग दिया। उसने एक गली के बच्चे से एक पुरानी गठरी ली, उसमें अपना रिकॉर्डर और कैमरा छुपाया और सीधे बंगले के मुख्य दरवाजे पर जा पहुंची। वह बुरी तरह कांपते स्वर में चिल्लाई, माँ भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, रोटी दे दो बाबूजी। अंदर से एक नौकर निकला। उसने पहले रागिनी को ऊपर से नीचे देखा और फिर चीख कर बोला, चल भाग यहां से, रोज रोज आ जाती हो। भूख लगी है बाबू, कुछ तो दे दो, भगवान भला करेगा। शोर सुनकर अंदर से एक महिला निकली, डीएम साहब की पत्नी। उन्होंने नौकर को रोका, अरे इतनी गर्मी है, थोड़ी रोटी दे दो इसको, हम भी क्या लेकर जाएंगे। रागिनी को पहली बार बंगले के अंदर जाने का मौका मिला। नौकर उसे रसोई तक ले गया। जैसे ही वह रसोई में पहुंची, उसकी नजर बगल के स्टोर रूम पर पड़ी। दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर प्लास्टिक के ड्रम, पैकिंग मशीन और कुछ सफेद पाउडर के पैकेट रखे हुए थे। उसने झट से गठरी से कैमरा निकाला और कुछ तस्वीरें खींची। तभी नौकर ने आवाज लगाई, ले रोटी, जल्दी खा और निकल। रागिनी ने रोटी ली और झुककर धन्यवाद कहा। उसकी आंखों में अब भूख नहीं, मिशन की आग थी। वह जानती थी यह तो बस शुरुआत है।
असली सच्चाई की परतें अभी खुलनी बाकी हैं। रात का तीसरा पहर था। शहर की रफ्तार थम चुकी थी, मगर रागिनी की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह उस टूटे फूटे चबूतरे पर बैठी थी, जहां दिन भर धूप और धूल से शरीर झुलसता रहता था और रात में मच्छरों की फौज हमला करती थी। मगर इन सबसे ज्यादा जो चीज उसे बेचैन कर रही थी, वह थी उस बंगले से आती रहस्यमयी गंध। हर रात जब बाकी गली सो जाती थी, बंगले के अंदर किसी मशीन की धीमी आवाज आती और साथ में एक अजीब सी गंध, जैसे कोई केमिकल जलाया जा रहा हो। रागिनी के लिए यह कोई आम गंध नहीं थी। वह एनसीबी में रह चुकी थी और ऐसे गंधों को पहचानती थी। यह अफीम या हेरोइन प्रोसेसिंग की गंध है, उसने खुद से कहा। अगली सुबह रागिनी पास की दवा दुकानों पर भिखारियों की तरह घूमती रही और दुकानदारों से बात छेड़ने का बहाना करती रही। कुछ दुकानदारों ने इशारों में बताया कि बंगले के पीछे की एक गोदाम में स्पेशल दवाइयां बनती हैं, जो सिर्फ चुनिंदा क्लाइंट्स को सप्लाई होती हैं। एक ने धीरे से फुसफुसाया, बहन, वहां मत जाना, जो गया वो लौटा नहीं। पुलिस भी नहीं पूछती कुछ, डीएम साहब का इलाका है। उस रात रागिनी ने अपना ठिकाना बदला। वह सीधे बंगले के पीछे के मैदान में आकर बैठ गई। वहां से बंगले की पिछली दीवार और एक छोटा सा दरवाजा साफ दिखता था, जिसे शायद ही कोई आम इंसान जानता हो। घड़ी में रात के 2 बजे थे। अचानक वह दरवाजा खुला। 2 आदमी निकले। उनके कंधों पर बोरियां थीं। बोरियां कुछ भारी थीं और वे बड़ी सावधानी से चल रहे थे। उनके पीछे पीछे एक और आदमी आया, जिसके हाथ में एक बंदूक थी। रागिनी ने अपने कटोरे में छुपे कैमरे को चालू किया और धीरे से सरकाकर एक पेड़ की ओट से सब रिकॉर्ड किया। वे लोग एक बंद वैन के अंदर वह बोरियां रख रहे थे। तभी उनमें से एक बोला, सारा माल तैयार है, कल वीआईपी साहब खुद आएंगे। डीएम साहब ने कहा है कि कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरे ने पूछा, अंदर वाले स्टॉक का क्या? वो नए लड़कों को दे दिया है, कल तक पैकिंग पूरी करनी है। रागिनी के लिए यह सब सुनना चौंकाने वाला था। ये कोई छोटा मोटा अवैध धंधा नहीं था, बल्कि एक संगठित सिंडिकेट का हिस्सा लग रहा था और इसकी जड़ें सीधे सत्ता के गलियारों से जुड़ी थीं। अचानक एक आदमी की नजर उस दिशा में पड़ी जहां रागिनी छुपी थी। वह सतर्क हो गया और इशारा किया। रागिनी ने बिना देर किए चुपचाप अपना गठरी उठाई और रेंगते हुए पास के गड्ढे में जा छुपी। उसके बदन में कांटे चुभ रहे थे, मगर वह हिली भी नहीं। कोई जानवर होगा, एक आदमी बोला, और सब फिर से वैन में चढ़ गए। रागिनी ने गहरी सांस ली। सुबह होते ही वह पास की झुग्गियों में जाकर एक बूढ़े से मिली, जो पहले उसी बंगले में माली का काम कर चुका था। जब रागिनी ने उससे बंगले के बारे में पूछा, तो वह कांपने लगा। बिटिया, वहां बहुत कुछ गलत होता है, मैं देख चुका हूं। एक रात उन्होंने किसी को मार दिया मेरी आंखों के सामने। बस तभी से काम छोड़ दिया। क्या तुम गवाही दोगे अगर सुरक्षा मिले तो? बूढ़ा डर गया। नाना नहीं, मेरी बीवी है, पोता है, माफ कर दो। रागिनी जानती थी डर इस सिस्टम का सबसे बड़ा हथियार है, मगर अब वह पीछे नहीं हटने वाली थी। उस रात वह पहली बार खुद उस पिछली दीवार तक पहुंची, वह दीवार जो बचे हुए हर सबूत की रखवाली कर रही थी। और इस बार उसका इरादा केवल देखना नहीं था, बल्कि घुसकर असली चेहरों को बेनकाब करना था। अगली रात कुछ और भारी थी। रागिनी ने अपने भीख मांगने वाले भेष को और गंदा किया, कपड़ों में कीचड़ लगाया, बालों को उलझाया और चेहरे पर हल्का सा चोट का निशान बना लिया। इस बार उसका इरादा भीतर घुसने का था, बंगले के हिस्से में जहां से सब कुछ संचालित हो रहा था। शाम को वह सीधे डीएम साहब के बंगले के मेन गेट पर पहुंची। दरबानों ने उसे देखते ही भगा दिया। चली जा यहां से पगली कहीं की, ये कोई धर्मशाला है क्या? लेकिन रागिनी ने अभिनय जारी रखा। वह वहीं फर्श पर बैठ गई और जोर जोर से कराहने लगी, जैसे उसके पेट में भयंकर दर्द हो। भीतर से एक नौकर दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ रे इसे? बेटा कुछ खिला दो, 3 दिन से भूखी हूं। अंदर से कोई बचा हुआ खाना दे दो। नौकर थोड़ी देर अंदर गया और फिर कुछ रोटियां लाकर उसे दे दी। रागिनी ने उन रोटियों को हाथ में लेकर चूम लिया, जैसे जीवनदान मिल गया हो। उसी वक्त उसकी नजर बंगले के अंदर पड़ी। एक सफेद कुर्ता पायजामा पहना हुआ व्यक्ति, जिसकी चाल में रब और चेहरे पर चालाकी थी। वह कोई और नहीं, डीएम साहब थे। रागिनी ने अपनी आंखें नीची कर लीं और वहीं जमीन पर लेट गई, ताकि वह अगले 2 घंटे वहीं रुक सके। रात के करीब 10:30 पर बंगले का पिछला दरवाजा खुला और एक चमचमाती एसयूवी बाहर निकली।
वह तेज रफ्तार से दूर निकल गई, मगर रागिनी ने देखा गाड़ी में बैठे 3 लोग थे और पीछे वाली सीट पर कुछ भारी बोरियां रखी थीं। उसने तय किया, अब बहुत हो चुका। अगली रात उसे बंगले के अंदर जाना ही होगा। रात 2 बजे रागिनी पिछली दीवार तक पहुंची। दीवार बहुत ऊंची थी, लेकिन बगल में एक पेड़ था जिसकी टहनी दीवार के करीब थी। वह फुर्ती से पेड़ पर चढ़ी और धीरे से दीवार के उस पार कूद गई। भीतर अंधेरा था, सिर्फ एक हल्की पीली लाइट झांक रही थी। बंगले के पीछे बने एक कमरे से आवाजें आ रही थीं। वह धीरे धीरे घास के बीच से रेंगती हुई पास पहुंची। माल कल दिल्ली जाना है। बॉर्डर वाले को सेट कर दिया गया है और वो नया लड़का जो टेस्टिंग में मर गया था, उसकी बॉडी जलवा दी गई। कोई सबूत नहीं छोड़ा। रागिनी का शरीर कांप गया। अब बात सिर्फ अफीम की नहीं थी, अब इसमें जाने जा रही थी। उसने धीरे से कैमरे को चालू किया और हर शब्द रिकॉर्ड करने लगी। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह डर के मारे मुड़ी। सामने वही नौकर खड़ा था जिसने उसे कल रोटियां दी थीं। वह कुछ बोलने ही वाला था कि रागिनी ने उसका मुंह दबा दिया। मैं आईपीएस हूँ, अंडरकवर हूँ। अगर शोर किया तो तुम्हारी जान भी खतरे में आ जाएगी। नौकर की आंखें फटी रह गईं। वह कांपते हुए बोला, मैडम, आप चलिए मेरे साथ। अंदर बहुत कुछ है जो आपको देखना चाहिए। वह उसे बंगले के पीछे बने स्टोर रूम की तरफ ले गया। अंदर पहुंचकर उसने एक लकड़ी की अलमारी हटा दी और दीवार में एक गुप्त दरवाजा खोल दिया। सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। नीचे तहखाना था, एक गंदी सी जगह, मगर वहां जो था वह रागिनी की सोच से परे था। दर्जनों केमिकल ड्रम्स, मशीनें, पैकिंग यूनिट्स और 2 लड़के जिनके हाथ पांव बंधे हुए थे। इन्हें जबरदस्ती यहाँ काम पर लगाया गया है। मना करने पर बिजली के झटके दिए जाते हैं, नौकर ने कहा। रागिनी ने तुरंत उन लड़कों के चेहरे रिकॉर्ड किए और पूरे तहखाने का वीडियो बनाया। अब उसके पास पुख्ता सबूत थे, मगर बाहर निकलना चुनौती थी। तभी ऊपर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। तुम्हारे साथ कोई था क्या? नौकर ने फुसफुसाकर पूछा। नहीं, मगर अब हमें जल्दी निकलना होगा। रागिनी ने एक लड़के की रस्सियां खोली और उसे इशारा किया। भागकर पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचना है और एसपी ऑफिस में मेरी फाइल जमा करनी है। बस यही मौका है। लड़का समझ गया और दूसरे रास्ते से बाहर निकल गया। रागिनी और नौकर तहखाने में ही छिपे रह गए। ऊपर से आवाजें आ रही थीं। नीचे कोई है। आवाज आई थी। रागिनी की सांसें तेज चल रही थीं, हाथ में कैमरा, पास ही एक लोहे की रॉड और मन में सिर्फ एक बात, अब पीछे नहीं हटना है, चाहे जो हो जाए। रात ढल चुकी थी, लेकिन आईपीएस रागिनी के लिए नींद अब एक विलासिता बन चुकी थी। तहखाने में छिपे छिपे उसे कई घंटे बीत चुके थे। ऊपर से आते कदमों की आहट अब धीमी पड़ चुकी थी, मगर खतरा अभी टला नहीं था। उसकी धड़कनों की गूंज उस सन्नाटे में स्पष्ट सुनाई दे रही थी। नौकर, जो अब उसकी मिशन का हिस्सा बन चुका था, धीरे से फुसफुसाया, मैडम, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। यहाँ से भागना होगा वरना हमें भी मार देंगे। रागिनी ने सिर हिलाया। हम नहीं भागेंगे, अभी नहीं। जब तक इस पूरे रैकेट का चेहरा उजागर ना हो जाए, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उसने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। वीडियो सुरक्षित था, लेकिन बैटरी लगभग खत्म हो चुकी थी। वह जानती थी अगला कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। सुबह के 4 बजे का वक्त, बंगले में एक बार फिर हलचल शुरू हो चुकी थी। रागिनी ने देखा कि डीएम साहब की एसयूवी वापस आई। इस बार गाड़ी से 2 अजनबी उतरे। चेहरे से लग रहा था कि वे बाहरी लोग हैं, शायद बॉर्डर या किसी विदेशी लिंक से जुड़े। उनके हाथों में एक लैपटॉप बैग और कुछ नक्शे थे। वे सीधे बंगले के पिछले कमरे में चले गए जहां पिछली रात मीटिंग हो रही थी। रागिनी ने नौकर से कहा, इनकी हर गतिविधि पर नजर रखो, मुझे इनका डेटा चाहिए। नौकर ने हामी भरी और एक पुरानी सर्वेंट यूनिफॉर्म में बदलकर अंदर चला गया। उधर दूसरी ओर, वो लड़का, जिसे रागिनी ने भागने को कहा था, एसपी ऑफिस तक पहुंच चुका था। वह बदहवासी में भागता हुआ अंदर घुसा और रागिनी द्वारा दी गई फाइल एक सीनियर अफसर को थमाई। यह सबूत है। मैडम आईपीएस हैं, बंगले में फंसी हैं। एसपी ऑफिस में तुरंत हलचल मच गई। एसीपी जैन, जो रागिनी की टीम में था, ने तुरंत पुलिस फोर्स को अलर्ट किया और खुद उस लड़के से लोकेशन की जानकारी लेकर एक सादा पोशाक टीम के साथ निकल पड़ा। बंगले में अब अगले लेवल की प्लानिंग शुरू हो चुकी थी।
नक्शों में सीमाओं के पास के गांवों के निशान थे और वहां तस्करी के रास्ते चिन्हित थे। डीएम साहब ने एक सिगरेट सुलगाते हुए कहा, पिछली बार जो दिक्कत हुई थी वह अब नहीं दोहराएंगे। पुलिस में अब भी कुछ लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। बस उस आईपीएस को खत्म करना होगा जिसने नाक में दम कर रखा है। यह सुनते ही रागिनी का खून खौल उठा। उसे अंदाजा हो चुका था कि उसके बारे में संदेह हो चुका है। अब देर नहीं करनी थी। ठीक उसी वक्त नौकर दौड़ता हुआ तहखाने में आया। मैडम, अभी बाहर निकलो। कुछ पुलिस वाले बंगले की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको कवर देने के लिए मैंने अलमारी को थोड़ा खुला छोड़ दिया है। रागिनी ने बिना वक्त गवाए खुद को बाहर निकाला और सीधे पिछली दीवार की ओर दौड़ी। लेकिन तभी एक गार्ड की नजर उस पर पड़ गई। ए रुक, तू कौन है? रागिनी ने पीछे देखे बिना दौड़ लगाई। गार्ड उसके पीछे भागा, मगर तभी बंगले की दीवार से छलांग लगाते ही एसीपी जैन और उसकी टीम सामने आ गई। मैडम, आप ठीक है? सबूत मेरे पास हैं। तहखाने में 2 मजदूर और कई केमिकल्स हैं। पूरा रैकेट वहीं बैठा है। एसीपी जैन ने तुरंत वायरलेस पर कहा, टीम ए और बी, बंगले को चारों तरफ से घेर लो। अंदर बिना वारंट के जाना होगा। ऑपरेशन स्टार्ट। 5 मिनट के अंदर बंगले में भगदड़ मच गई। पुलिस की फोर्स अंदर घुस चुकी थी। डीएम साहब और उनके साथी भागने की कोशिश में थे, लेकिन एसीपी जैन ने उन्हें पकड़ लिया। रागिनी ने खुद तहखाने का दरवाजा खोला और उन 2 लड़कों को बाहर निकाला। एसपी ऑफिस में शाम होते होते प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आईपीएस रागिनी ने भ्रष्टाचार और मानव तस्करी के इस गहरे जाल को उजागर किया। कैमरे की रिकॉर्डिंग, तहखाने के सबूत और मजदूरों के बयान के बाद डीएम साहब को तुरंत निलंबित कर दिया गया। अभी बहुत कुछ बाकी था, लेकिन एक बड़ी लड़ाई अब जीती जा चुकी थी। आईपीएस रागिनी को जब डीएम साहब की गिरफ्तारी के बाद थोड़ी राहत मिली, तो वह जानती थी कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। उसे वह रात याद आई जब उसने पहली बार इस मिशन पर जाने का निश्चय किया था, जब एक ग्रामीण महिला ने फूट फूट कर कहा था, मैडम, मेरे पति को अफीम के चक्कर में जेल में डाल दिया गया, लेकिन असली गुनहगार तो गांव के जमींदार हैं और उन्हें संरक्षण देने वाला कोई बहुत बड़ा अफसर है। अब उसे समझ आने लगा था कि उस महिला की बातों में कितनी सच्चाई थी। यह भ्रष्टाचार सिर्फ एक बंगले या एक डीएम तक सीमित नहीं था, इसकी जड़ें सिस्टम में बहुत गहराई तक थीं। रात के करीब 11 बजे आईपीएस रागिनी अपने ऑफिस में अकेली बैठी केस फाइल्स उलट पलट रही थी। तभी एसीपी जैन ने दरवाजा खटखटाया। मैडम, एक जरूरी बात करनी है। आओ जैन, बताओ। डीएम साहब ने पुलिस कस्टडी में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वे सिर्फ एक मोहरा थे। असली सरगना कोई और है, जो राजधानी में बैठकर सब कुछ कंट्रोल करता है। नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने संकेत दिया है कि वह कोई रिटायर्ड जज है, जो अब एक एनजीओ चलाता है। रागिनी चौंकी। एनजीओ कौन सा? जन कल्याण सेवा संस्थान। वो गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर कैंप लगाते हैं, लेकिन वहां से कई बार बच्चों और युवाओं के गायब होने की रिपोर्ट आई है। आईपीएस रागिनी ने तुरंत उस एनजीओ की फाइल निकलवाई। उसकी तस्वीर देखते ही वह सहम गई। यही वह चेहरा था जो कई बार सरकारी कार्यक्रमों में सम्मानित हो चुका था। जैन, हमें उस संस्थान की हर गतिविधि पर नजर रखनी होगी, लेकिन चुपचाप। अब हम सिर्फ पुलिस की नहीं, मीडिया की भी नजर में हैं। अगली सुबह आईपीएस रागिनी खुद एक साधारण ग्रामीण महिला का भेष बनाकर उस एनजीओ के हेल्थ कैंप में पहुंची, जो एक दूर दराज गांव में लग रहा था। वहां दर्जनों लोग कतार में खड़े थे, लेकिन मेडिकल जांच के नाम पर कुछ नहीं हो रहा था। बच्चों को अंदर बुलाकर उन्हें कुछ दवाएं दी जा रही थीं, और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं मिल रहा था। रागिनी ने एक कोने में खड़े एक मासूम बच्चे से पूछा, बेटा, तुम्हें ये लोग कहाँ ले जाते हैं? बच्चा डरते डरते बोला, मुझे इंजेक्शन देते हैं, फिर सब धुंधला लगने लगता है। फिर मैं एक ट्रक में था। ये सुनते ही रागिनी का चेहरा सख्त हो गया। उसने धीरे से अपने वायरलेस में कहा, टीम अलर्ट रहे, ऑपरेशन शुरू करें। 5 मिनट के भीतर पुलिस टीम ने हेल्थ कैंप को चारों तरफ से घेर लिया। वहां से कई फर्जी डॉक्टर्स पकड़े गए, जिनमें से एक ने कबूल किया कि बच्चों को बेहोश करके एक पुराने गोदाम में भेजा जाता है, जहां से उन्हें तस्करी के लिए आगे बढ़ाया जाता है। आईपीएस रागिनी ने तुरंत उस गोदाम पर रेड करवाया। वहां जो मिला वह दिल दहला देने वाला था। नशे की दवाएं, फर्जी मेडिकल रिपोर्ट्स और दर्जनों ऐसे मोबाइल फोन्स जिनमें वीडियो रिकॉर्डिंग्स थीं, जिन्हें ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। शाम को एएसपी ऑफिस में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई।
एसीपी जैन ने रिपोर्ट दी। मैडम, अब हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं कि जन कल्याण सेवा संस्थान बच्चों की तस्करी और नशा तस्करी दोनों में लिप्त है। हमें बस अब कोर्ट से परमिशन लेकर एनजीओ के मुखिया को गिरफ्तार करना है। आईपीएस रागिनी ने धीरे से सिर हिलाया। जैन, ये सिर्फ कानून की लड़ाई नहीं है, ये भरोसे की लड़ाई है। हम अगर चूक गए तो कई मासूम जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। वह उठी और खिड़की से बाहर देखती रही, जहां अंधेरे के बीच कहीं एक सुबह आने की उम्मीद पल रही थी। आईपीएस रागिनी ने जैसे ही एनजीओ के मुखिया को गिरफ्तार करवाने का निर्णय लिया, पूरा प्रशासनिक तंत्र हिल गया। ये वही आदमी था जिसे सालों से समाज सेवी का मुखौटा पहनाकर प्रतिष्ठा की ऊंचाई पर बिठाया गया था। सरकार के बड़े अफसर, मंत्री और न्यायपालिका के कुछ लोग भी उसे जानते थे। अगले ही दिन कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होते ही पुलिस टीम एनजीओ के हेड ऑफिस पहुंची। मीडिया को भनक तक नहीं लगने दी गई। ऑपरेशन को ऑपरेशन साइलेंट स्ट्राइक नाम से चलाया गया। सर, आपको हमारे साथ चलना होगा, एसीपी जैन ने कड़कती आवाज में कहा। रिटायर्ड जज श्रीकांत मिश्रा, जो अब एनजीओ का चेयरमैन था, मुस्कुराया। बेटा, तुम्हें पता भी है किससे बात कर रहे हो? आईपीएस रागिनी सामने आते हुए बोली। हाँ, बिल्कुल पता है। उसी से बात कर रही हूँ जो बच्चों की तस्करी और नशे के धंधे में लिप्त है, जो समाज सेवा के नाम पर मासूम जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहा है। श्रीकांत मिश्रा की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। तुम्हारे पास सबूत है? रागिनी ने फाइल उसकी टेबल पर फेंकी। मोबाइल रिकॉर्डिंग्स, बच्चों के बयान, फर्जी डॉक्टर्स के कबूलनामे, ट्रक ड्राइवर का इकबालिया बयान और गोदाम की तस्वीरें। अब भी कुछ कहेंगे? श्रीकांत मिश्रा चुप रहा। उसे समझ आ गया था कि अब वह पकड़ा जा चुका है। गिरफ्तारी के बाद पूरे राज्य में बवाल मच गया। न्यूज चैनलों की हेडलाइंस थीं। एनजीओ की आड़ में मानव तस्करी का भंडाफोड़, आईपीएस रागिनी की कड़ी कार्रवाई, समाज सेवी नहीं तस्कर निकला जन कल्याण सेवा संस्थान का मुखिया। आईपीएस रागिनी के ऑफिस में हर तरफ फोन की घंटियां बज रही थीं। किसी मंत्री का कॉल था तो कोई ब्यूरोक्रेट मामले को ठंडा करने की सलाह दे रहा था। एक वरिष्ठ अफसर ने यहां तक कह दिया, रागिनी, तुम बहुत दूर जा रही हो, ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। रागिनी ने नजरों में ठंडक लिए हुए जवाब दिया, अगर सच्चाई के लिए लड़ना खतरनाक है तो यह खतरा मंजूर है। शाम को रागिनी अपनी टीम के साथ उन बच्चों से मिलने गई जिन्हें उस गैंग से छुड़ाया गया था। कई बच्चों को अब भी नहीं पता था कि वे अपने घर लौटेंगे या नहीं। एक छोटी सी बच्ची रागिनी के पास आकर बोली, आप मम्मी जैसी लगती हो। रागिनी की आंखें भर आईं। उसने बच्ची को गोद में उठा लिया। अब कोई तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। उसी रात आईपीएस रागिनी अकेली बैठकर सोच रही थी, क्या यह लड़ाई यहीं खत्म हो गई या इसके पीछे कोई और चेहरा भी है जो अब तक सामने नहीं आया। उसे एसीपी जैन का मैसेज आया। मैडम, हमें एनजीओ के अकाउंट डिटेल्स में कुछ संदिग्ध लेन देन मिले हैं। पैसा एक विदेशी कंपनी से आ रहा था। नाम है मिराज एक्सपोर्ट्स। आईपीएस रागिनी की आंखें चमक उठीं। उसने खुद से कहा, तो असली खेल अब शुरू हुआ है। आईपीएस रागिनी के लिए यह नाम नया था, मिराज एक्सपोर्ट्स, एक विदेशी कंपनी जो भारत के एक एनजीओ को लाखों की रकम भेज रही थी। यह रकम किस काम के लिए थी, यह स्पष्ट नहीं था, लेकिन शक की सुई सीधे भ्रष्टाचार और अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी की ओर इशारा कर रही थी। रागिनी ने तुरंत अपनी साइबर टीम को सक्रिय किया। उन्होंने मिराज एक्सपोर्ट्स के ऑनलाइन रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू कर दिए। कुछ ही घंटों में खुलासा हुआ कि यह कंपनी दुबई में रजिस्टर्ड थी, लेकिन इसके पीछे असली संचालन भारत से ही हो रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात, कंपनी के डायरेक्टर्स में एक नाम था, अवनीश सक्सेना। अवनीश सक्सेना, डीएम साहब का साला। रागिनी को जैसे झटका लगा। मतलब ये भ्रष्टाचार सिर्फ एनजीओ तक सीमित नहीं था, ये पूरा सिस्टम जकड़ा हुआ था। अगले दिन आईपीएस रागिनी ने भिखारण का वेश फिर से अपनाया। इस बार वह डीएम आवास के ठीक पीछे बने सर्विस लेन के रास्ते से घुसी। रात के अंधेरे में उसने डीएम हाउस की रसोई के पास खिड़की से देखा। डीएम साहब, अवनीश और दो अन्य लोग लैपटॉप पर कुछ योजना बना रहे थे। टेबल पर अफीम, नकली दवाओं के सैंपल और नकद डॉलर रखे थे। अवनीश कह रहा था, अब अगली खेप नेपाल बॉर्डर से जाएगी। ट्रांसपोर्ट का इंतजाम हो गया है। रागिनी ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। वापस आते हुए रागिनी को कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। वो झाड़ियों में छिप गई। एक गार्ड चिल्लाया, कौन है वहां?
रागिनी सांसें थामे रही, लेकिन तभी उसके फोन से हल्की सी लाइट चमकी। गार्ड उसकी ओर बढ़ा। अब तू बची नहीं, गार्ड ने कहा और अपनी राइफल उठाई। रागिनी बिजली की तेजी से उठी और गार्ड की राइफल छीनकर उसे गिरा दिया, लेकिन शोर सुनकर डीएम हाउस से कुछ और लोग बाहर आ गए। रागिनी भागी, दीवार कूदकर बगल के झुग्गी एरिया में जा घुसी। सुबह होते ही खबर फैल गई, डीएम हाउस में सेंधमारी की कोशिश। मीडिया को एक झूठी कहानी बताई गई कि कोई चोर आया था, लेकिन आईपीएस रागिनी अब किसी चोर से कम नहीं लगी। डीएम साहब ने एसपी को फोन किया। आपकी आईपीएस कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो रही है, उसे उसकी हद याद दिलाइए। एसपी ने जवाब दिया, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है सर। हम सब देश के लिए काम करते हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। रात को एसपी ऑफिस में आईपीएस रागिनी ने सारे सबूत दिखाए। डीएम साहब के घर में अफीम, अवैध विदेशी लेन देन और मानव तस्करी की योजना। एसपी सन्न रह गए। इस केस को अब राज्य सरकार तक पहुंचाना होगा, एसपी बोले। रागिनी ने कहा, नहीं सर, इससे पहले कि कोई लीपापोती हो, हमें रेड करनी होगी डीएम हाउस पर, मिराज एक्सपोर्ट्स के लोकल ऑफिस पर और नेपाल बॉर्डर के उस ठिकाने पर भी। एसपी बोले, तुम्हारी हिम्मत को सलाम है रागिनी। चलो, ऑपरेशन अंधकार भेदन की शुरुआत करते हैं। ऑपरेशन अंधकार भेदन अब शुरू हो चुका था। आईपीएस रागिनी और एसपी साहब की अगुवाई में 3 टीमों का गठन किया गया। पहली टीम डीएम हाउस की रेड के लिए, दूसरी टीम मिराज एक्सपोर्ट्स के नोएडा स्थित ऑफिस की छापेमारी के लिए, तीसरी टीम नेपाल बॉर्डर के पास बने गुप्त गोदाम पर छापे के लिए। सब कुछ गोपनीय रखा गया। रेड की टाइमिंग रात 3 बजे तय हुई, जब अधिकतर लोग गहरी नींद में होते हैं और चौकसी सबसे कम होती है। आईपीएस रागिनी ने खुद डीएम हाउस की कमान संभाली। वह अब किसी भिखारन की तरह नहीं, बल्कि अपनी वर्दी में पूरे तेज के साथ वहां पहुंची थी। दरवाजा खोलिए, वारंट है हमारे पास। डीएम साहब दरवाजे पर आए, आंखों में नींद और गुस्सा। तुम पागल हो गई हो रागिनी? नहीं सर, अब तक जो हो रहा था वो पागलपन था, अब न्याय होगा। टीम अंदर दाखिल हुई। ड्रॉअर, तहखाने और बाथरूम तक की तलाशी ली गई। अफीम के पैकेट्स, फर्जी पासपोर्ट, विदेशी करेंसी, एनजीओ के नाम पर बनाई गई ब्लैक डायरी, सब मिल गया। अवनीश सक्सेना वहीं कमरे में बैठा कांप रहा था। रागिनी ने कहा, अब आपकी कहानियां कोर्ट में सुनी जाएंगी। दूसरी टीम ने मिराज एक्सपोर्ट्स के दफ्तर में घुसते ही वहां मिले कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और विदेशी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड जब्त कर लिए। पता चला, फर्जी कंपनियों के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी की जा रही थी। तीसरी टीम ने जिस गोदाम पर छापा मारा, वहां 12 बच्चे और 8 युवतियां बंद मिलीं, जिन्हें अगले दिन ट्रैफिकिंग के लिए नेपाल ले जाया जाना था। उस जगह से एक विदेशी एजेंट भी पकड़ा गया, जिसने कबूल किया कि वह मिराज एक्सपोर्ट्स का एजेंट था। अगले दिन सुबह होते ही पूरा देश हिल चुका था। न्यूज़ हेडलाइंस गरज रही थीं। आईपीएस रागिनी का धमाका, डीएम साहब गिरफ्तार, मानव तस्करी का काला सच उजागर, बेटी की तरह समझी गई अफसर बनी बच्चों की मसीहा। 6 महीने तक चला ट्रायल। अदालत ने डीएम साहब, अवनीश, एनजीओ चेयरमैन और विदेशी एजेंट को उम्र कैद की सजा सुनाई। आईपीएस रागिनी को स्वतंत्रता दिवस पर कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। सरकार ने मिराज एक्सपोर्ट्स की सभी संपत्तियां जब्त कर लीं और एनजीओ को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। आईपीएस रागिनी ने रिटायरमेंट के बाद एक असली एनजीओ खोला। नई सुबह थी। वही बच्चे, जिनके चेहरे कभी उदासी से भरे थे, अब स्कूल जाते, खेलते, हंसते नजर आते। एक दिन वही बच्ची, जिसने कहा था, आप मम्मी जैसी लगती हो, अब आईएएस बन चुकी थी। उसने मन से कहा, अगर उस दिन आईपीएस रागिनी भिखारन ना बनी होती, तो आज मैं गुलाम होती, अफसर नहीं। आईपीएस रागिनी मंच के नीचे मुस्कुरा रही थी। उस मुस्कान में संतोष था, बलिदान का गौरव था और न्याय की रोशनी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।